और डिप्लोमा अपना राजकीय पॉलिटेक्निक बलरामपुर से किया हूँ। डिप्लोमा करने के बाद आपने एक्सीलेंट में कोई क्यों जी सर, मैं एक्सीलेंट में आया, पता किया, 1-2 दिन डेमो लिया, फिर सीधा एडमिशन ले लिया, क्योंकि चाचा भी यहीं से पढ़े थे। फिर पापा का सपना ये था कि अगर घर में कोई PWD में है तो उससे ऊपर CPWD होता है, उसमें जाना चाहिए। कैसा रहा आपका सफ़र हमारे एक्सीलेंट के साथ? आपको क्या लगा यहाँ पे डिफरेंट? यहाँ की फैकल्टी मतलब एक जो होता है नहीं कि फ्रेंडशिप के एकदम फ्रेंड की तरह, पूरा कुछ भी पूछो, कोई भी क्वेश्चन पूछो, अगर आपको क्लास में नहीं समझ आ रहा है तो ऑफिस में आके पर्सनली पूछ लो। और बीच बीच में मतलब जैसे जैसे जो सिलेबस कंप्लीट हो रहा है उसका अपना PYQ देते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, तब शॉर्ट नोट्स बनाइए अपना खुद का। कोचिंग में तो सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर मैं रूम पे 1-2 बार अच्छे से रिवाइज किया, फिर उससे जो है PYQ उस सब्जेक्ट का लगाया। तो शॉर्ट नोट्स में हम वही लिखेंगे जो चीज़ें हमें ज़्यादा भूल रही हैं। सिलेबस कंप्लीट में पहले PYQ कीजिए, जी सर, तब शॉर्ट नोट्स बनाइए। हाँ सर, पहले PYQ करना है। एक बार PYQ कर लीजिए। PYQ किए, सबके सारे सब्जेक्ट शॉर्ट नोट्स बनाए थे आप? मेजर सब्जेक्ट से ये इधर हो गया, RCC हो गया, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, हाईवे हो गया, तो इन सबका मैं बनाया था अपना शॉर्ट नोट। हम जो ऑनलाइन, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन तो सेम ही होता है, लेकिन हम ऑनलाइन लिए थे। इसमें क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट रिवाइज किया जाता है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करा के उसका PDF दिया जाता है। अगर उसको हम सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, उसी को डाटा बहुत जगह से मिल रहा है, एक बार उसको सॉल्व किया, एक बार उसको मैं बोलता हूँ एक ही सोर्स पकड़ो, उसको कई बार सॉल्व। टेस्ट बहुत कम दो, अच्छे से पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करो, PYQ सॉल्व करो 50% 60%, फिर टेस्ट दे देना शुरू करो। कंबाइन टेस्ट दीजिए। कंबाइन टेस्ट का मतलब एक हफ्ते में अगर 3 देना है तो 2 PYQ दीजिए, 1 फुल लेंथ दीजिए। सप्ताह में 3 टेस्ट मैक्सिमम दीजिए, लेकिन एनालिसिस अच्छे से करिए। सर मैं उसको करके फिर वही PYQ SSC का PYQ, हाँ PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉलेज में तो मैं सबसे पहले तो आप अपनी टेक्स्ट बुक पे फोकस करिए, बुक पढ़ने की आदत डालिए। तो मैं यहीं पे रहता था, मैंने भर दिया, फ्री था, आके दे दिया। इसका रिजल्ट है मेरी पहली रैंक। 1-2 महीने बाद कहीं ना कहीं सेलेक्ट होंगे। सर 1 महीने बाद मेरा BHL का रिजल्ट आया, उसमें मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया। बढ़िया। अब मैंने 10 टेस्ट दिया था, 200 टेस्ट में मेरी पहली रैंक। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं अक्षय चौरसिया, जो कि SSC JEE 2025 में CPWD में चयनित हुआ है। ये सिविल इंजीनियरिंग में इनका ऑल इंडिया रैंक 15 है। सबसे पहले अक्षय को पूरे एक्सीलेंट परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू सर। सर मैं अपनी बात शुरू करने से पहले 4 लाइन बोलूँगा। एक कवि की है कि दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूँ मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूँ मैं। आसान लग रहा है सफर देखने में, पर दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूँ मैं। धन्यवाद सर। तो अक्षय जो है फिलहाल अभी भेल में आपको कोरबा पावर में पोस्टेड है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर आपको पता है अक्षय हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे पहले मैं अक्षय को बताऊंगा अपने बारे में, एक शॉर्ट्स में अपने परिवार के बारे में, आपने कहाँ से पढ़ाई की, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स, मम्मी पापा और परिवार को, सभी लोग मुझे सपोर्टिव थे। और चाचा जो कि ऑलरेडी PWD में JEE के पोस्ट पर कार्यरत हैं, और मेरे 1-2 दोस्त हैं बहुत अच्छे कि मैं अगर सिलेक्शन नहीं होता था तो या तो अपने पापा के सामने, या तो एक ऐसे मित्र हैं जो कि उनके सामने होता। मित्र के नाम बताइए। मित्र सब हैं जो मैं रिवील नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा। तो और मेरे पिताजी प्राइमरी में अभी हेडमास्टर पोस्ट पे हैं, और मैं 1 से 5 उन्हीं के स्कूल में ही पढ़ा हूँ। उसके बाद 6 से 12 तक मैं राजकीय विद्यालय में पढ़ा हूँ, और डिप्लोमा अपना राजकीय पॉलिटेक्निक बलरामपुर से किया हूँ। डिप्लोमा करने के बाद आपने एक्सीलेंट में कोई क्यों चुना? जी सर। सर मैं एक्चुअली क्या था कि डिप्लोमा करने के बाद मैं प्रयागराज आया, तो मैं कहीं और नहीं गया, सीधा मेरा मेन पॉइंट एक्सीलेंट का है। मैं एक्सीलेंट में आया, पता किया, 1-2 दिन डेमो लिया, फिर सीधा एडमिशन ले लिया, क्योंकि चाचा भी यहीं से पढ़े थे, उनको PWD मिला था। तो फिर पापा का सपना ये था कि अगर घर में कोई PWD में है तो उससे ऊपर CPWD होता है, उसमें जाना चाहिए। तो मैं उसकी तैयारी में लग गया, और सफ़र ऐसे चलता रहा। कैसा रहा आपका सफ़र हमारे एक्सीलेंट के साथ? आपको क्या लगा यहाँ पे डिफरेंट?
डिफरेंस तो यही लगा कि यहाँ की फैकल्टी मतलब एक जो होता है नहीं कि फ्रेंडशिप के एकदम फ्रेंड की तरह पूरा कुछ भी पूछो, कोई भी क्वेश्चन पूछो, अगर आपको क्लास में नहीं समझ आ रहा है तो ऑफिस में आके पर्सनली पूछ लो, तो वो चीज़ तो और जगह नहीं मिलेगा। अच्छा, आप हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है वो ऑफलाइन ज्वाइन किए थे और कंप्लीट किए थे, इसके अलावा हमारा प्रैक्टिस बेस आपने ऑनलाइन लिया है, तो यानी एक तरह से आप हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों स्टूडेंट्स हो। जी सर। तो सबसे पहले क्या, जो हमारे बच्चे देख रहे हैं कि आप आज ऑल इंडिया रैंक 15 लाए हो, आपका सपना था CPWD में सफल होना, तो सबसे पहले कि जो भी बच्चे हमारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अभी या आपके साथ के हैं जो अभी भी इनका असफल हुए इस बार, तो हम चाहते हैं कि आप बताएं कि आपका क्या स्ट्रेटेजी था। आपका सबसे पहली बात है, किसी एग्जाम्स को हम निकालते हैं तो जो सिलेबस होता है उस सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना है, तो आपका अप्रोच क्या था उस प्रोसेस के ऊपर हम बात करेंगे, ताकि इस इंटरव्यू के कारण हमारे जो बच्चे हम आपको देख रहे हैं उनको इससे सीखने को मिले। बहुत से बच्चे अपने तैयारी के दौरान बहुत सी गलतियां करते हैं, तो अगर हम दूसरों को देखकर दूसरों के अनुभव को ज़्यादा समझ देखते हैं तो हम उन गलतियों से बच जाते हैं। शायद बहुत चीज़ आप इस अनुभव सीखे होंगे। आपको बोले कि मेरे चाचा यहाँ से तैयारी किए थे, तो बोला गया यहाँ से तैयारी किए सफल हुए, तो आप उनको देख कर आ गए, बट आपका इस पूरा प्रोसेस जो था, आपका कैसे सिलेबस कंप्लीट किया, प्रैक्टिस कहाँ से किया, और एक और बात, टेक्निकल के जो बच्चे होते हैं उनका नॉन टेक बड़ा वीक होता है, उनका जवाब होता है सर टेक्निकल में तो स्कोर कर रहे हैं, और खासकर हमारे एक्सीडेंट के बच्चे बोलते हैं टेक्निकल स्कोर नॉन टेक स्कोर नहीं करे, आप भी यहीं से पढ़े हो, तो आपका क्या अप्रोच था नॉन टेक को लेकर, तो उस पूरे प्रोसेस के ऊपर में हमारे बच्चों को बताइए कि थियरी की तैयारी कैसे की, क्लासरूम के समय आपका अप्रोच क्या था, उसमें टेक्निकल को लेकर क्या अप्रोच था, नॉन टेक में GS को लेकर ओरिजिनल को लेकर क्या अप्रोच था, पहले इसके ऊपर बताइए। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप कोचिंग ज्वाइन करिए तो बहुत जल्दबाजी मत करिए। आप यहाँ पे 12 से 14 मंथ सिलेबस कंप्लीट होने में लगता है, अगर अच्छे से पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाए तो आप 12 से 14 मंथ अगर सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं और बीच बीच में मतलब जैसे जैसे जो सिलेबस कंप्लीट हो रहा है उसका अपना PYQ देते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, उसके बाद 1-2 बार जब पूरा सब्जेक्ट पढ़ लीजिए तब शॉर्ट नोट्स बनाइए अपना खुद का, किसी दूसरे का प्रेफर मत करिए, क्योंकि आजकल ऐसा चल रहा है सर, टेलीग्राम पे बहुत कोचिंगों का मिल जा रहा है, लेकिन जो आप खुद से बनाते हो माइंड में बना रहता है कि मैं ये लिखा हूँ ऐसे मेरा। नहीं, तो आपने शॉर्ट नोट्स खुद बनाया था? जी सर। मैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप बच्चों को बताइए कि आपका क्या अप्रोच था शॉर्ट नोट्स बनाने से और कब बनाया था। पहले मान लो कि RCC सब्जेक्ट्स है, आपने क्लासरूम में पढ़ा उसको, ठीक है ना, फिर पढ़ा तो एक प्रोसेस को क्लास में आपने पढ़ा, कंप्लीट किया अच्छे से, फिर जब क्लास में आप पढ़ते तो उसके पीछे उस सब्जेक्ट को लेकर आपका क्या तैयारियां होती थी, और फिर उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपने शॉर्ट नोट्स किस अप्रोच से बनाया, इसके बारे में बताइए। जैसे अभी सर बोल रहे हैं कि RCC हम एक बार अच्छे से पूरा पढ़ लिए, उसके बाद कोचिंग में तो सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर मैं रूम पे 1-2 बार अच्छे से रिवाइज किया, फिर उससे जो है PYQ उस सब्जेक्ट का लगाया। जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो पहले उसका PYQ लगा, ठीक है, फिर मुझे पता चलेगा कि क्वेश्चन ऐसे आ रहा है यहाँ से, तो शॉर्ट नोट्स में हम वही लिखेंगे जो चीज़ें हमें ज़्यादा भूल रही हैं। ऐसा नहीं कि अब जैसे RCC में फुल फॉर्म लिख रहे हैं, RCC तो खुद अपने में फुल फॉर्म है ही, तो उसमें फुल फॉर्म ऐसे नहीं लिखना, वही लिखना है जो हम भूल रहे हैं। कोई टेबल्स है, कोई डेटा है, लिखना है, ये नहीं पूरा का पूरा हम लिखे जा रहे हैं कि सारी चीजें लिख रहे हैं। टेबल हो गया, फार्मूला हो गया, जिससे जैसे आजकल क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहा है, एग्जाम वो क्या कहते हैं न्यूमेरिकल, तो फार्मूले बेस पे आ रहे हैं बहुत ज़्यादा सर, क्योंकि टाइम उतना रहता नहीं है, तो फार्मूला पे आंसर आ जा रहा है, तो फार्मूले अच्छे से लिख के बार बार उसको रिवाइज करें। तो आप जान सकते हैं कौन सी चीज आप भूल रहे हो। जी सर। तो जो चीज में आप बहुत श्योर हो कि ये मुझे एकदम याद रहेगा, मैं उसको लिखने की जरूरत, उसको नहीं लिखने की जरूरत, ठीक है। और उसके बाद जैसे बहुत बच्चे पूछते हैं, तो हम ये बच्चे आपसे जानेंगे कि आप सिलेबस कंप्लीट में पहले PYQ कीजिए। जी सर। तब शॉर्ट नोट्स बनाइए। हाँ सर, पहले PYQ करना है, एक बार PYQ कर लीजिए, पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे आ रहा है, किस पॉइंट पे फोकस करना है, कुछ ज्यादा कहाँ से आ रहे हैं। हाँ, ठीक है, करना है, ठीक है। तो आपका अप्रोच था कि पूरे सब्जेक्ट्स आप यहाँ से कंप्लीट किए, PYQ किए, सबके सारे सब्जेक्ट शॉर्ट नोट्स बनाए थे आप? सारे सब्जेक्ट नहीं सर, जैसे जो मेन मेजर सब्जेक्ट थे उसका बनाया था। मेजर सब्जेक्ट से इधर हो गया, RCC हो गया, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, हाईवे हो गया, तो इन सबका मैं बनाया था अपना शॉर्ट नोट, और मेरी डायरी है उसमें पूरा फुल हो गई। जब आपने कोचिंग कंप्लीट कर लिया, सारे सेस कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद बच्चों के अंदर दोष ये होते हैं कि यार इतनी चीज़ें मैं पढ़ चुका हूँ, इसको कैसे रिकॉल करें, ठीक है ना, और कैसे प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस के बारे में बताइए बच्चों को, आपका अप्रोच क्या था? प्रैक्टिस के लिए तो सबसे पहले यही होता है कि प्रैक्टिस बैच बहुत हेल्पफुल होता है।
मैं तो यहाँ का ऑफलाइन नहीं लेकिन ऑनलाइन प्रैक्टिस बैच लिया तो था। हमारी मेथोलॉजी बारे बताइए कि हम प्रैक्टिस कैसे कराते हैं। हम जो ऑनलाइन, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन तो सेम ही होता है, लेकिन हम ऑनलाइन लिए थे। इसमें क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट रिवाइज किया जाता है। आज जैसे आरसीसी चल रहा है तो आरसीसी का 1-2 चैप्टर का, जैसे अगर पूरा जो आरसीसी सब्जेक्ट वो है, अगर उसका पूरा सर कितना टाइम लगता है पूरा होने में? 30 आवर। तो उसको बहुत शॉर्ट में पूरा रिवाइज, ये नहीं कि उसमें कुछ टॉपिक छोड़ दिया जाए, पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि हाँ ये ऐसे होता है वैसे। उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करा के उसका पीडीएफ दिया जाता है। अगर उसको हम सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से उसी को, तो बहुत सफिशिएंट। अच्छा, आप इस एग्जाम के पहले 2 एग्जाम निकाल चुके हो, एनएचपीसी में सफल हुए और अभी आप हेल में जॉब कर रहे हो। जी सर। आपको जो हमारा प्रैक्टिस सीट है ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स का, वो आप उस एग्जाम को दिए सारे सीट्स करके, वो कितना बेनिफिशियल रहा आपके लिए? सर वो मेन चीज क्या होता है, बच्चों के मन में यह होता है कि डाटा बहुत जगह से मिल रहा है, एक बार उसको सॉल्व किया, एक बार उसको मैं बोलता हूँ एक ही सोर्स पकड़ो, उसको कई बार सॉल्व करो। तो अगर मैं अपने प्रैक्टिस सीट को कोई बच्चों को आप बोल सकते हो कि इसको हम लेते हैं तो बार बार करते हैं तो उसका बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर, हमें मिला है। अच्छा, हमको मिला। मैं सर मेरे प्रैक्टिस जो सीट है मैं तो बहुत बार उसमें भर चुका है। तो आपका कहना है कि जो आप सोर्सेस लिए हो प्रैक्टिस सीट, एक ही चीज को बार बार करना है, ये नहीं कि आप अलग अलग जगह से कई चीजों कर रहे हो। तो आप उसी आरसीसी की कई जगह से अलग अलग, मान लो एग्जाम्पल है कि 10 जगह सीट ले कर रहे हो, उससे अच्छा है कि एक चीज को आप बार बार करें, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। और ये आपका अनुभव है कि वो सारे को आपने कई बार किया है तो आपको बेनिफिट मिला है। और ये तीसरा एग्जाम का निकाला हुआ है, तो पहले बात क्लियर होगा कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सिलेबस को कंप्लीट करें। सिलेबस पढ़ने के दौरान उसके पीवाईक्यू अच्छे से कंप्लीट करें। पीवाईक्यू करने से हमको आइडिया मिलता है। शॉर्ट नोट्स में उन्हीं बातों का जिक्र करें जहाँ पे लग रहा है कि कुछ डेटाबेस, कुछ आपको क्या बोलते हैं, टेबल्स आते हैं, कुछ रटने वाली चीज़ें आती हैं, जो चीज़ें बार बार सवाल आते हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको वो चीज़ याद नहीं, तो उन चीज़ों को रखो, एग्जाम टाइम उसको रिवाइज कर पाएंगे। तो शॉर्ट नोट्स प्रयास कीजिए कि आप किसी का ना लें, आप खुद से बनाइए, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। और शॉर्ट नोट्स सही बनाए जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया और आपने पीवाईक्यू कर लिया है। दूसरी नेक्स्ट आती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस बैच भी हमारा है, जो कि हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चलता है, और क्लासरूम वाला ही हम ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं। तो प्रैक्टिस सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब प्रैक्टिस की बात आती है, उसके बाद हम आता है टेस्ट सीरीज के बारे में। टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है और टेस्ट का अप्रोच क्या होना चाहिए, कब बच्चे को प्रैक्टिस टेस्ट कब देना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जैसे क्लास ज्वाइन करते हैं और टेस्ट की डिमांड करने लगते हैं। तो टेस्ट कितना महत्वपूर्ण है और इनकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए और इनको करते समय क्या अप्रोच होना चाहिए? सर टेस्ट का क्या है कि सिलेबस, जैसे अब जो बच्चे नए नए ज्वाइन कर लिए, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो टेस्ट अगर वो देंगे भी तो नंबर नहीं आएगा, और नंबर नहीं आएगा तो परेशान होंगे। तो मैं कहता हूँ पहले 1 साल में अच्छे से टेस्ट बहुत कम दो, अच्छे से पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, और बीच में सब्जेक्ट वाइज थोड़ा थोड़ा मतलब टेक्निकल अपना सब्जेक्ट टेस्ट दो। जब सब्जेक्ट कुछ कंप्लीट हो जाए 50% 60%, फिर टेस्ट दे देना शुरू करो। उससे क्या होता है, फिर पता चल जाएगा क्वेश्चन इसमें ऐसा आ रहा है। अच्छा, जो लेटेस्ट एग्जाम हो रहा है उसका पीडीएफ आता है, पीडीएफ में देख लो कि इसमें टेक्निकल 60 क्वेश्चन था, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो बहुत बेनिफिट मिलेगा। सर मैं तो जैसे बहुत एग्जाम देता नहीं था, तो लेकिन आंसर की आती थी तो उसका पेपर मुझे मिल जाता था पीडीएफ, तो मैं पूरा क्वेश्चन उसको देख लेता था, तो मुझे आइडिया हो जाता था कि आने वाले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो दोस्त टेस्ट सीरीज के लिए बोलेंगे पहले आप सीरीज कंप्लीट करिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज लीजिए। और इस बार एसएससी जी 2026 को लेकर बहुत ही बेहतर प्लानिंग है। तो जो भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, पहले आप टेस्ट कंप्लीट है, आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए और जिस तरह से बता रहे हैं उस प्रोसेस को अपनाइए। हम प्रोसेस पे ध्यान दें, बिल्कुल आप अपने रिजल्ट्स को लेकर परेशान ना होइए। अगर प्रोसेस अच्छा है तो रिजल्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जब एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर दोगे तब आप टेस्ट से ज्वाइन करो। और इस बार हम कुछ नया लाएंगे और आपको हम इसके बारे में बात करेंगे डिटेल के अंदर में, क्योंकि टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आखिरी समय के लिए। और सर मैं बताना चाहूँगा टेस्ट देना कैसे चाहिए। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, अगर आप टेस्ट देते हैं तो कंबाइंड टेस्ट दीजिए। कंबाइंड टेस्ट का मतलब एक हफ्ते में अगर 3 देना है तो 2 पीवाईक्यू दीजिए, 1 फुल लेंथ दीजिए, 2 एसएससी का पीवाईक्यू। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपको जो है पीवाईक्यू आराम से पहले सॉल्व किए रहेंगे, तो उससे टेस्ट में नंबर थोड़ा ज़्यादा आएंगे। लेकिन फुल लेंथ जो होता है मॉक टेस्ट, तो उसमें नंबर थोड़ा कम आएंगे, लेकिन उससे ये रहेगा कि हमें नया क्वेश्चन मिल रहा है मॉक में। तो तीनों अगर कंबाइंड हम करते हैं अच्छे से
जैसे आपने बोला नंबर कम आ रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो टेस्ट देने के बाद एनालिसिस का अप्रोच क्या होना तो चाहिए? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक सप्ताह में 3 टेस्ट मैक्सिमम दीजिए, लेकिन एनालिसिस अच्छे से करिए। एनालिसिस को लेकर क्या अप्रोच रहा है? एनालिसिस को लेके जैसे 2 घंटे का टेस्ट हो गया, कंप्लीट कर दिए, लेकिन उस 2 घंटे में पूरा फोन साइलेंट, अपना सब कुछ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। और पूरा मतलब शुरू में अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो पूरा टाइम दीजिए, 2 घंटे पूरा टाइम दीजिए, उसको देखिए अच्छे से। उसके बाद जब टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो अगर उस दिन टाइम हो दीजिए, नहीं दूसरे दिन उसको देखिए मतलब कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, कौन सा नहीं गलत हुआ। कुछ क्वेश्चन उसमें सिली मिस्टेक होते हैं, तो उसको उसको एक अलग नोट्स में लिखिए पूरा क्वेश्चन आंसर, उससे रिलेटेड जो डाटा हो, तो उससे ये हो जाएगा कि आगे जो टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे वो नहीं गलत होंगे, अगर उसको बार बार रिवाइज करते हैं लिख के। नॉन टेक को लेकर आपका क्या अप्रोच रहा? नॉन टेक क्या होता है कि जेई वाले टेक्निकल वाले बच्चों का तो वीक ही होता है, लेकिन ऑन एवरेज 50 में वीक है। तो अभी आपका क्या अप्रोच था उसके बारे में? तो अप्रोच यह है कि मेन जो होता है पॉलिटी होती है, उसके बाद जियोग्राफी। पॉलिटी से कितने सवाल आ जाते हैं? तो पॉलिटी से आ जाते हैं 4-5 क्वेश्चन। पॉलिटी में आपने कैसे किया? तो पॉलिटी में तो हमें जो यहाँ पे पढ़ाया गया था क्लासरूम में, उसके बाद उसका नोट्स मिला हुआ था, मैं उसको बार बार रिवाइज करता था। अच्छा, मैक्सिमम चीजें यहाँ पे जो सर हैं वो पूरा यहीं पे रटा देते हैं, तो उसमें पॉलिटी में ज्यादा दिक्कत हुई नहीं। और फिर जियोग्राफी है वो भी कभी चेंज होने वाली नहीं, तो मेन जैसे नदियाँ हो गई। आपने किन सब्जेक्ट फोकस किया, बताइए इसके बारे में। मैंने बहुत बड़ा रेंज है, जीएस बहुत बड़ा है, बच्चे पहले डर जाते हैं, उसमें अंदर जाते ही नहीं है। तो आपने किन विषयों को फोकस किया और किस पे काम किया, इसके बारे में बताइए। तो पहला तो पॉलिटी है, उसमें तो आपको पूरा पॉलिटी में क्लासरूम हमारा किया, और क्लासरूम में जो सर ने पढ़ाया था उसको अच्छे से याद किया, रिवाइज किया, और सर वो याद करा भी देते हैं। हाँ ठीक है। जियोग्राफी में मेन टॉपिक जो हो गया, उसके बाद हो गया मॉडर्न हिस्ट्री में केवल मॉडर्न। ठीक है। उसके बाद ये साइंस में जनरल साइंस आता है 9-10 का, अगर अच्छे से हम पढ़ रहे हैं तो हो जाएगा। और उसमें जब सबसे ज्यादा जो आता है बायोलॉजी में 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपका कहना है कि 4-5 सेगमेंट को आप पढ़ लीजिए, आराम से हो जाएगा। और जो क्लास में हम लोग कराए हैं उसको पढ़ लीजिए। उसके अलावा आपने क्या किया था फिर? सर मैं उसको करके फिर वही PIQ SSC का PYQ। हाँ, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। और PYQ कितना हेल्पफुल है? सर PIQ जैसे मैं जो बोल रहा हूँ, PIQ करिए, उससे रिलेटेड डाटा उसको भी देखिए, तो उससे हो जाएगा पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा। तो मतलब जो बच्चे टेक्निकल गए हैं, 4-5 सब्जेक्ट्स को आप उन्होंने बोला, जो उन्होंने किया कि उनको आप फोकस कीजिए, जैसे कि पॉलिटी है, हिस्ट्री है, बायो है, ज्योग्राफी है, 4-5 इन्होंने किया था कंप्लीट क्लासरूम से बढ़िया से। और उसके अलावा PYQ किया। कितने नंबर थे आपके SSC? सर मेरे 26 नंबर। 20 तो बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा लाने की कोशिश मत कीजिए। नॉन टेक अगर आप सोचेंगे GS में मैं 30+ ले आऊंगा तो आप टेक्निकल में गिर जाएंगे। तो अगर 25 से 30 के बीच आ रहा है तो बहुत अच्छा है। आपके प्रीलिम्स नंबर कितने थे? ये सर प्रीलिम्स में सर मेरा 155 नंबर। 155 नंबर थे, जिसमें टेक्निकल कितना था? टेक्निकल सर 78 था। 78। और रीजनिंग सर 46-47 के। अच्छा। और मेंस में कितने मार्क्स थे? सर मेंस में 210 नंबर थे। वेरी गुड। ओवरऑल कितने बने आपके? सर ओवरऑल बने थे मेरे 365 नंबर। वेरी गुड। तो दोस्तों, अभी इन्होंने बहुत खुल के अपने सारे एक्सपीरियंस के बारे में बात किया, किस तरह से इन्होंने पढ़ाई किया, और ये हमारे प्रैक्टिस बैच में पढ़ाई की है और हमारे फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाई किए हुए हैं। तो अक्षय ने आपको बताओ, उम्मीद करते हैं कि आपको। हाँ, एक और बात, जो डिप्लोमा के बच्चे हैं जो अभी एडमिशन लिए हैं, या फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, इनके बड़ा उत्सुकता होती है और उनके सपने होते हैं। हो सके आपने क्या बोला, आपके चाचा एग्जाम निकाले थे तो आप उनसे प्रभावित होकर तैयारी करने आए, तो कल को जो बच्चे डिप्लोमा पढ़ रहे हैं वो भी आपको देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि हमको भी करना है। तो डिप्लोमा कॉलेज में उनका क्या अप्रोच होना चाहिए? सर कॉलेज में तो मैं सबसे पहले तो आप अपनी टेक्स्ट बुक पे फोकस करिए, बुक पढ़ने की आदत डालिए। अगर आप अच्छे से बुक पढ़ेंगे तो बहुत सारे बच्चा आजकल बुक नहीं पढ़ना चाहता, वो तो कहता है यूट्यूब पे आओ पढ़ाओ 20 घंटे 10 घंटे में। क्या हो रहा है कि आजकल रील का जमाना चल रहा है, और शॉर्ट देखते देखते उसके मन में भी हो जाए कि कोई भी सब्जेक्ट को शॉर्ट में कैसे खत्म करें। अगर आप बुक पढ़ रहे हैं अच्छे से तो उसका बेनिफिट आपको आगे प्रिपरेशन बहुत मिलेगा। तो आपका ये मैसेज है कि जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं, बेटा आप खुद पे भरोसा कीजिए और आप किताबें पढ़िए। जी सर, किताबें पढ़िए और उससे रिलेटेड आप अपना खुद का नोट्स उसी में बनाइए। वो बाद में
आएंगे कोचिंग में तो सब मिलता है, बनाया जाता है, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, इफेक्टिव रहेगा सर। और सर मैं एक बात यही चाहूँगा कि बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्शन से हो जाते हैं, तो आप जैसे बहुत बच्चे इलाहाबाद आते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल, बहुत बड़ा उनका ग्रुप हो जाता है कि मेरा ये सर, मैं बता रहा हूँ कि मैं इलाहाबाद में आया हूँ, मेरा नया दोस्त बहुत ज़्यादा कोई 1-2 बने होंगे, उसके बाद कोई नहीं। जो पुराने डिप्लोमा में थे वही यहाँ पे दोस्त हैं बस। और मैं कह रहा हूँ आप 2 ही दोस्त बनाओ, 3 ही बनाओ, लेकिन जो बनाओ कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, उसको कोई प्रॉब्लम हो, तो वो साथ दे। और सर मैं ग्रुप बनाया था, वैसे शॉर्ट नोट्स बनाया था, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उसमें 2-3 लोग जोड़ा था। उसमें क्या होता सर, जैसे हम कोई टेस्ट दे रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं उस ग्रुप पे भेज देता था, या वो दे रहे हैं तो वो उस ग्रुप पे भेज। जब एग्जाम देने जाते थे रास्ते में कहीं भी, तो मैं उसी व्हाट्सएप पे देख के पूरा रिवाइज कर लेता था। तो इससे हो जाता था, मुझे सब ये देख रहे हो फोन चला रहा, लेकिन मैं फोन में ही रिवाइज कर लेता था पूरा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो दोस्ती कितना महत्वपूर्ण चीज निभाता है कि बहुत ज्यादा दोस्त डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, और दोस्त कम रखो लेकिन लॉयल रखो, लॉयल रखो। मेरे साथ सर है एक दोस्त, बहुत लॉयल है सर, और उम्मीद करते हैं यूपी PWD में उसको मिल जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा जो वार्तालाप हुआ अक्षय के साथ, इससे बहुत बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। इन्होंने अपना अनुभव किया, और सबसे बड़ी बात है कि आप जो भी आपका जो सपना है वो बहुत विजन क्लियर होना चाहिए, और खुद पे भरोसा रखिए। कोई टीचर, कोई इंस्टीट्यूट किसी को एग्जाम नहीं निकलवा सकता है। सबसे बड़ी बात भरोसा है। हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चे को आप सुनिए, आपके अंदर क्लियरिटी और खुद पे भरोसा रखिए। और उम्मीद करते हैं जो भी हमारे बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं उनको भी इनके इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम एक डायरेक्शंस का काम करते हैं, और फाइनली सफलता आपको आपकी मेहनत की वजह से मिलता है। और जो जितना ज़्यादा अपने ज़िंदगी को लेकर क्लियर रहेगा, जिसका विजन इतना स्पष्ट रहेगा, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। और आज की समस्या क्या है? डिस्ट्रैक्शंस। कंटेंट की कमी नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि हमको कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो सर अभी जो नए बच्चे पास आउट होके आ रहे हैं, वो हमसे पूछे कि 1 साल में कैसे एग्जाम क्वालिफाई करूं, तो मैं तो बोल रहा हूँ भाई 12 से 14 महीने आप सिलेबस कंप्लीट करने में, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे, लेकिन जब सिलेबस 12 से 14 महीने में सर कंप्लीट कर रहे हैं तो 1 साल में कैसे कर पाएंगे आप? और फिर बोल रहे हैं मुझे ड्रीम पास CPWD चाहिए, तो सर मुश्किल नहीं है। धैर्य कमी हो गई है। धैर्य की कमी हो गई सर। तो आपके अंदर धैर्य कैसे है, बताइए उनको। धैर्य सर, मेरे पापा वो बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हैं, स्कूल वो बहुत टाइम से जाते। पिताजी के बारे में बताइए। सर पिताजी मेरे प्राथमिक विद्यालय जम्मू में भी कार्यरत हैं, वो एकदम बहुत ईमानदार हैं। वो बोलते हैं जो करो ईमानदारी से करो। और मेरा सर कोई भी रिजल्ट आता था, कोई भी एग्जाम देता था, आंसर की आती थी, वो सब कुछ पूछते थे, एक एक चीज पूछते थे। मैं एक अपने दोस्तों को बताता था कि मेरे पापा ऐसे ऐसे पूछते हैं, वो सब बोलते थे कि इतना मेरे पापा पूछे तो हम उनके बोल दे कि हम इतना नहीं बता पाएंगे, लेकिन सर मैं सब कुछ बताता था। रिजल्ट आता था, नहीं होता था, वो भी बताता था कि मेरा नहीं हुआ है। फिर बोलते थे कोई बात नहीं, पढ़ा तो मैं रहा हूँ, पैसा तो मुझे देना है, तुम्हें तो पढ़ना है केवल। तो सर वो बहुत मोटिवेट करता था। LNT में मैं सब ज्वाइन किया था बीच में, तो वहाँ पे 1 महीने किया। मुझे सब जब ये लगता था तैयारी अच्छी है और फिर कुछ अच्छा होने वाला हो, तो फिर मैंने वहाँ रिजाइन दिया। उन्होंने सपोर्ट किया कि तुम सीधे इलाहाबाद आओ, फिर से तैयारी करो। अगर मैं चाहता तो वहाँ भी रहता, लेकिन जो फिर आज जो पोस्ट में भी वो नहीं मिल पाती मुझे। फिर सर उनका बहुत सपोर्ट रहा। चाचा मेरे वो भी, दोनों लोग बहुत सपोर्ट थे सर। सबसे ज़्यादा अगर रिजल्ट आया खुशी मेरे पापा मम्मी और चाचा सबसे ज़्यादा बहुत खुश थे। चलिए, बहुत बढ़िया। और हम उम्मीद करते हैं कि आज अक्षय ने बहुत दिल से बात किया, और उन्होंने अपने सारे जो भी उनका तरीका था, जो भी उनका प्रोसेस था एग्ज़ाम का, उन्होंने आपको बताया। और इस इंटरव्यू का आप सबको बहुत लाभ होगा। उम्मीद करते हैं कि इस इंटरव्यू को देख के बहुत से हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनका विजन बहुत क्लियर होगा, और वो भी अपना सपना कैसे पूरा करना, उनको एक दिशा मिला होगा इस इंटरव्यू से। अच्छा है, आपके बहुत बहुत आपको फिर से दोबारा बधाई। सर ये टेस्ट जो सीरीज आप शुरू किए हैं SSC JEE जो 2025 की जो मैंने प्री दिया था, 10 टेस्ट दिया था, आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, क्योंकि बहुत बच्चे हैं वो ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, वो तो ऑफलाइन दे नहीं सकते। अच्छा, आप टेस्ट हमारे दिए थे सर? मैं उसका अनुभव बताइए अपना। सर मैं पहला टेस्ट ये था, फ्री था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दो, तो मैं यहीं पे रहता था, मैंने भर दिया, फ्री था, आके दे दिया। सबसे लास्ट में आया गेट बंद होने के समय, और बहुत अच्छा गया।
फिर दूसरे तीसरे दिन उसका रिजल्ट आया, मेरी पहली रैंक थी। टेस्ट में पहले रैंक था? 10th में पहली रैंक थी। फिर कोचिंग बुलाया गया कि उसमें लिखा गया था कि जो पहला दूसरा तीसरा रैंक का होगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो मैं आया तो क्लास में उस दिन सर क्लास में जाने का मौका मिला, पहली बार सिलेक्शन नहीं हुआ था लेकिन क्लास में जाने का मौका मिला था। तो सिद्दीकी सर थे, उन्होंने बोला कि ये बच्चे आने वाले 1-2 महीने बाद कहीं ना कहीं सेलेक्ट होंगे। सर 1 महीने बाद मेरा BHCL का रिजल्ट आया, उसमें मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया। बढ़िया। अब मैंने 10 टेस्ट दिया था, 10 टेस्ट में मेरी पहली रैंक थी। चलिए भाई, तो ये हमारे यहाँ का पूरा लाभ उठाया सारी चीज़ों का, और फाउंडेशन कोर्स, प्रैक्टिस बैच, टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। हाँ, उस टेस्ट सीरीज का एक सोलो आपका एक है कि उसको हम कंटिन्यू करें, तो अब हम टेस्ट को पूरा कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना। और हम बेहतर, हमारे बच्चे ही हमको और मोटिवेट करते हैं, ऐसे ही बच्चे हमें और प्रभावित करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि ये बच्चे केवल हमारे जितने बच्चे सफल हैं ना, आज भी उनसे जुड़े हुए हैं, जितने बच्चे सफल होते हैं तो एक पारिवारिक माहौल होता है, नहीं कि कोचिंग की और टेस्ट सीरीज भी जो लॉन्च होगी सर उसमें हम भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं। अगर मेरा कुछ हेल्प चाहिए होगा तो मैं उसको बिल्कुल। तो भाई ये कोचिंग तो आप लोग चला रहे हो, ठीक है ना, तो आप लोग केवल एग्जाम निकालो, ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, और हम जरूर अगले टेस्ट सीरीज में, आप देखो खुद बोल रहे हैं कि हम भी इसमें सपोर्ट करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, और आपको आपके भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत बेहतर कीजिए, और हम लोग आपके अनुभव का और लाभ लेंगे और आने वाले बच्चों को इसका फायदा देंगे, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, बहुत फिर से एक्सीलेंट पूरे परिवार को थैंक यू सर।